का शीर्षक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यानी कि पृथ्वी पर जो अलग अलग परिमंडल है, जैसे स्थल मंडल यानी जिसे भूमंडल कहते हैं, या वायुमंडल, जल मंडल, और इन सभी को मिलाकर जो है जो बायोस्फीयर होता है, जीव मंडल होता है, इन चारों के विषय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 4 अध्याय को हम लोगों ने डिस्कस किया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी के जो और क्लासेज के या और सब्जेक्ट के वीडियो हैं वो भी, उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो उसे भी आप जो है डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ओके, आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें क्या क्या है। और मैं बता दूं कि यह जो वीडियो होगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। बताया जा रहा है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पहले अध्याय में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि इसे अद्भुत ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो जो परिस्थितियां चाहिए, जैसे पानी, उसके बाद जो है भूमि, हवा, ये सब यहाँ उपस्थित है। ओके, चलिए। बताया जा रहा है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या होता है कि हवा, जल और स्थल, ये तीनों पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इससे क्या होता है, जीव मंडल का विकास होता है। इन तीनों परिस्थितियों को मिलाकर जीव जंतु, पेड़ पौधे यहाँ जो है विकसित हो पाते हैं, रहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है या स्थल मंडल कहा जाता है। गैस की जो परतें पृथ्वी के चारों तरफ है, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती है, उसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य बहुत प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जल मंडल की, तो पृथ्वी का आप भी जानते हैं कि बहुत बड़ा भाग जल से ढका हुआ है, जल से जो है भरा हुआ है, और इसे ही हम लोग जल मंडल के नाम से जानते हैं। जल मंडल जब हम कहते हैं तो इसमें जल के सभी अवस्थाओं को सम्मिलित कर लेते हैं, जैसे चाहे वो जल हो महासागर का, नदी का, या बर्फ के रूप में जो अपने जो है एनवायरनमेंट में उपस्थित है वो, या जलवाष्प, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, फिर जीव मंडल की बात करते हैं, जहां ये तीनों क्षेत्र आपस में मिलते हैं, स्थल, जल, हवा, वहां जो है जीवन पाया जाता है, जीव जंतु या पेड़ पौधे रहते हैं, और उस सम्मिलित क्षेत्र को हम लोग जीव मंडल के नाम से जानते हैं। ओके, आइए एक एक करके इन चारों के विषय में पढ़ते हैं। चारों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं उन सबको भी पढ़ते जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा शब्दों की उत्पत्ति के विषय में समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। देखिए, जो भूमंडल होता है स्थल मंडल, उसे अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहते हैं। तो यह किससे बना हुआ है, लिथास से। वैसे ही एटमास का अर्थ है वाष्प, यानी कि हम लोग वायुमंडल को एटमोस्फेयर कहते हैं, तो यह एटमास से बना हुआ है। ह्यूडर का अर्थ है जल, हम लोग जो है जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, तो यह ह्यूडर से बना हुआ है। और बायोस का अर्थ है जीवन, हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं जीव मंडल को, तो यह कहां से बना हुआ है, बायोस से। और यह चारों किस प्रकार का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, चलिए अब भूमंडल के विषय में पढ़ेंगे। पृथ्वी के ठोस भागों को हम लोग भूमंडल कहते हैं, ये पहले से ही हम लोगों ने पढ़ रखा है। यह जो भाग होता है यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। यहाँ क्या होते हैं, जीव जंतुओं को मिट्टी से क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, जो इसमें जो है विकसित हो पाते हैं। अब पृथ्वी का जो सतह है उसे हम लोग मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है स्थल का, जिसे महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग होता है जल वाला, जिसे हम लोग महासागरीय बेसिन या महासागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है, एक फैक्ट यहाँ बहुत अच्छा बताया जा रहा है कि विश्व में जितने महासागर हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। आइए जो है मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ। ये देखिए चित्र, जब आप इसमें सभी महासागर को देखते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, ये सभी क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन स्थल जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। कहीं जुड़ा हुआ भी हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं कि हर जगह जुड़ा हुआ हो। ये फैक्ट बताया जा रहा था। चित्र के माध्यम से ही हम लोग जो है मैक्सिमम चीजों को पढ़ेंगे, बस जो इन्फॉर्मेशन होगा उसे देख लेते हैं। बताया जा रहा है एक और फैक्ट बहुत अच्छा जो जानने के लायक है, कि समुद्र तल हर जगह एक समान होता है। जब भी हम किसी ऊंचाई की बात करते हैं तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को मापा जाता है, क्योंकि समुद्र तल जो होता है उसे शून्य मानते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाता है कि एवरेस्ट 8848 मीटर है, तो कोई संदर्भ बिंदु तो होगा जहां से वो 8848 मीटर मापा गया होगा, तो वह संदर्भ बिंदु
क्या होगा, समुद्र तल, क्योंकि समुद्र तल को ही हमेशा शून्य माना जाता है। कुछ भी ऊंचाई मापना हो तो समुद्र तल से ही हम मापेंगे, समुद्र तल को शून्य माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे एक और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 8848 मीटर, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे गहरा भाग, यहाँ दो इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत बताया जा रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचा भाग क्या है, तो माउंट एवरेस्ट 1848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग कौन है, तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। अब आप सोचिए कि जितना जो है पृथ्वी के ऊपर मतलब ऊंचाई में जो भाग नहीं है, ऊंचाई पे कितना देखते हैं 8848 सबसे ऊंचा, लेकिन गहराई में कितना 11,022। यहाँ कहा भी जा रहा है कि क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी इतनी अधिक हो सकती है। आप खुद सोचिए इस विषय में, ज्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। चलिए इसे देखते हैं। बताया जा रहा है, क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। इसे जरूर आप लोग जो है अंडरलाइन कीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। यह पूछा जा सकता है कि सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, भारत के थे तो कौन थे, न्यूजीलैंड के थे तो कौन थे। फिर जो है महिलाओं के विषय में बताया जा रहा है कि जापान की जुंको तोबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। फिर भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल हैं जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ये इन्फॉर्मेशन जरूर ध्यान रखिएगा, खासकर भारत के विषय में। जैसे बछेंद्री पाल के विषय में पूछा जा सकता है कि इन्होंने कब जो है एवरेस्ट पे कदम रखा, या फिर भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने एवरेस्ट पे कदम रखा, ऐसा पूछा जा सकता है। फिर जो है यहाँ तेंजिंग नोर्गे शेरपा के विषय में भी पूछा जा सकता है। अब आइए महाद्वीपों के विषय में एक एक करके पढ़ते हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं और फिर ये कहाँ कहाँ है, क्या क्या इनके विषय में इंफॉर्मेशन है। देखिए महाद्वीप को मैं पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ चित्र में हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे, तो चित्र में मुख्यतः समझेंगे। मेरे सामने दूसरी बुक है, मैं बुक में से पढ़ूंगा और चित्र में समझेंगे। बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। देखिए 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका। ये सातों जो है क्या है, महाद्वीप हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि हाँ, ये जो है विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए ये जो विस्तृत जल राशि देख रहे हैं आप, इसी के माध्यम से ये सभी क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ये जल राशि इनको एक दूसरे से अलग करती है, ये बताया जा रहा है। इनका नाम बताया जा रहा है वहीं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। और चित्र में कहा जा रहा है देखने के लिए। फिर एक बात बताई जा रही है कि आप लोग देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो आप क्या देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम जो है स्थलीय भाग स्थित है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बहुत ही कम है। दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से है, और दक्षिण अमेरिका का जो है मैक्सिमम हिस्सा इसमें है, अफ्रीका का कुछ हिस्सा इसमें है, बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी सारा क्या कहाँ जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में जा रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोग एशिया के विषय में पढ़ते हैं। एशिया जो है यहाँ है, आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा है एशिया। यह पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग में जो है 1/3 हिस्सा अकेले एशिया जो है कवर करता है पृथ्वी का। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, आप कह सकते हैं पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और फिर कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या हुआ, ये हुआ 0 डिग्री अक्षांश, और अगर ये मान लीजिए आप 0 डिग्री ये है देशांतर। तो देख रहे हैं किस महाद्वीप में, ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो एक तो ये उत्तरी हो गया और एक यहाँ से पूर्वी हो गया, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद जो है इसके विषय में बताया जा रहा है कि कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। ये देखिए यह है 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कर्क रेखा एशिया से होकर गुजर रही है। इसके बाद एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। देखिए पश्चिम में का क्या है, यूराल पर्वत, और यह यूराल पर्वत जो है इसे यूरोप से अलग करती है। देख रहे हैं यूरोप से अलग कर रही है, यूरोप यहाँ से अलग हो जा रहा है, ये एशिया अलग हो गया।
यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया, यानी कि कुछ भाग ऐसे हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में सम्मिलित हैं। सीमा पर के जो भाग होंगे उनको हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन एशिया के विषय में था। अगला हम यूरोप के विषय में पढ़ेंगे। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, ये तो आपको चित्र में भी दिख रहा है। ये यूरोप है, ये एशिया से कितना ज्यादा छोटा है। इसके बाद यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के पश्चिम में आप देख रहे हैं कि यह स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त मतलब यहाँ पे जो 63.5 डिग्री जो उत्तरी आप कह सकते हैं अक्षांश है, वो इससे होकर गुजरती है यूरोप से। इसके बाद यह तीन तरफ से जल से घिरा है। तीन तरफ से देखिए जल से घिरा है। आर्कटिक महासागर से भी घिरा हुआ है, अटलांटिक से भी घिरा हुआ है, और फिर जो है यह कह सकते हैं भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है। ये हो गया यूरोप के विषय में। अगला अफ्रीका के विषय में पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफ्रीका को समझिएगा। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है। उसके बाद विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, यह एक अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे यह तीनों ही रेखाएं गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये तीनों ही इससे होकर गुजरती है। आप देख रहे हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए 0 डिग्री, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है। तो इसका मैक्सिमम हिस्सा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बहुत ही कम हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर यही बात कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। ये हम लोगों ने देखा। कुछ इन्फॉर्मेशन अफ्रीका के विषय में बताया जा रहा है। सहारा रेगिस्तान विश्व में सबसे जो है बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, वह अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसके अलावा यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। देखिए हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, भूमध्य सागर सबसे घिरा हुआ है। इसके बाद इसके विषय में बताया जा रहा है कि नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका से ही होकर बहती है। देखिए नील नदी है यहाँ पे सब। देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे, एक दो बार देखेंगे या कहीं आप पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। तो आप कह सकते हैं अफ्रीका में। पूछा जा सकता है कि विषुवत वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो आप कह सकते हैं अफ्रीका में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है, जो ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, उत्तर अमेरिका के विषय में पढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तर अमेरिका। इसके विषय में अगर हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक जो है बताया जा रहा है कि संकरे स्थल से जुड़ता है। यानी यहाँ पर जो स्थल है इससे ये दोनों अलग हो रहे हैं, और ऐसे जो है स्थल संधि को, इसे हम लोग जो है स्थल संधि कहते हैं। मतलब अगर एक संकरा स्थल, एक पतला स्थल अगर किसी दो जगह को अलग करता है तो उसे हम लोग स्थल संधि कहते हैं। वैसे ही हम लोग भारत और श्रीलंका के विषय में पढ़ते हैं कि भारत और श्रीलंका को एक छोटा सा जल स्तर अलग करता है, जल संधि अलग करता है, तो इसे हम लोग जल संधि कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। यहाँ जो है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को पनामा स्थल संधि एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन स्थल संधि? पनामा स्थल संधि। आगे चित्र भी दिया हुआ है, मैं आपको चित्र में दिखा देता हूं। आइए, ये देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जिस स्थल संधि से अलग होते हैं उसे पनामा स्थल संधि के नाम से हम जानते हैं। वैसे ही भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जो है जल संधि है। एक जो है छोटा सा जल स्तर इन दोनों को अलग करता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ। आइए अभी हम लोग चित्र पर वापस आते हैं, क्योंकि अभी कुछ समझना बाकी रह गया है। उत्तर अमेरिका के विषय में और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। बताया जा रहा है कि उत्तर अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। समझ सकते हैं, ये हो गया ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और यहाँ से 0 डिग्री है, तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो पूरी तरह से क्या है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। देखिए प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से, और आप कह सकते हैं कि आर्कटिक महासागर से। 3 महासागरों से उत्तर अमेरिका घिरा हुआ है। अब हम लोग आते हैं दक्षिण अमेरिका पर। दक्षिण अमेरिका के विषय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। ये देखिए, ये 0 डिग्री, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका अधिकांश भाग क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बहुत ही कम भाग उत्तरी गोलार्ध में जाता है, सिर्फ इतना सा। ये इन्फॉर्मेशन हुआ। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है, इसे बताना है। तो देखिए इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर और पश्चिम में है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज
एंडीज पर्वत जो है इसमें यही है दक्षिण अमेरिका में। ये देखिए उत्तर से पश्चिम की तरफ एंडीज पर्वत जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे जो है लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज पर्वत। यह कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में। फिर जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका से ही होकर बहती है। लंबी नदी पूछे तो नील नदी अफ्रीका में, बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत सबसे बड़ी पर्वत, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में। ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखना है। आगे अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के विषय में पढ़ते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए ये 0 डिग्री है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध ये सारा पार्ट है, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके बाद यह जो है चारों तरफ से चूंकि समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है, अतः इसे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीप का मतलब क्या होता है, द्वीप का मतलब जो चारों तरफ से जल, जिसके चारों तरफ से जल हो, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप कहते हैं। तो यह महाद्वीप चूंकि चारों तरफ से सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है, अतः ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन द्वीपीय महाद्वीप का उदाहरण है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए अब जो है अंतिम महाद्वीप के विषय में पढ़ते हैं, अंटार्कटिका के विषय में। अंटार्कटिका आप देख पा रहे हैं यहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरीके से जो है स्थित है। कहा जा रहा है कि यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। देखिए दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर चूंकि होगा तो इसके क्या है, अंटार्कटिका के मध्य में स्थित है। उसके बाद यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह मोटी बर्फ की परत, यहाँ जो है मोटी बर्फ की परत हमेशा जमी रहती है। आप समझ सकते हैं कि दोनों ध्रुवों की तरफ ठंडी कितनी अधिक होती है, वहाँ बर्फ जो है हमेशा जमे हुए होते हैं। तो दक्षिणी चूंकि ध्रुव पर है तो यहाँ बर्फ हमेशा जमा रहता है। यहाँ नॉर्मल लोग नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम अनुकूल नहीं है, लेकिन अलग अलग देशों का शोध केंद्र यहाँ पर है। जैसे भारत के भी 2 शोध केंद्र का नाम यहाँ बताया जा रहा है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम से अंटार्कटिका पर 2 शोध केंद्र भारत का स्थित है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका पर भारत के कौन कौन से शोध केंद्र हैं, तो आप कहेंगे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये कुछ इन्फॉर्मेशन था महाद्वीपों के विषय में। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आएगा होगा, इसलिए मैं जो है चित्र के माध्यम से समझा रहा था। आगे अब हम लोग फिर से बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला है जलमंडल। जलमंडल के विषय में पढ़ते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। अब आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा भाग जो है जल से ढका हुआ है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। कहने का मतलब जैसे ही हम पृथ्वी पर जलमंडल की बात करते हैं तो उसमें महासागर का जल, नदी का जल, झील में जो जल है, जो हिमनद हैं, जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर, या वायुमंडल में जो जलवाष्प के रूप में जो जल घूम रहे हैं, वे सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला इन्फॉर्मेशन है कि पृथ्वी का 71% भाग जल से भरा हुआ है, लेकिन इस 71% जल का भी 97% से अधिक भाग सिर्फ महासागरों में स्थित है। यानी कि पृथ्वी पर जितने जल हैं उसका 97% से भी अधिक भाग महासागरों में स्थित है। अब आप इससे अनुमान लगाइए कि कितना अधिक भाग महासागरों में भरा हुआ है। और फिर महासागर का जल इतना खारा होता है कि उसका यूज हम लोग किसी भी जो है मतलब तरीके से नहीं कर सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप महाद्वीपों को एक क्रम में सजाना चाहें कि सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ, तो आसानी से बॉक्स को गिनकर सजा सकते हैं। जैसे एशिया पहले स्थान पे आता है, अफ्रीका दूसरे स्थान पे आते हैं, आप गिनेंगे तो पता चल जाएगा। उत्तर अमेरिका तीसरे स्थान पे आता है, दक्षिण अमेरिका चौथे स्थान पे आता है, अंटार्कटिका 5वें स्थान पर आता है, यूरोप जो है 6ठे स्थान पे, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है तो 7वें स्थान पे। ऐसे जो है आप अनुमान लगा सकते हैं, या अगर क्रम में लिखना चाहे आकार के आधार पर तो आप लिख भी सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है बात कर रहे थे जलमंडल की, बात कर रहे थे जो है समुद्र महासागरों के जल के विषय में कि खारा पानी होता है जिसके वजह से मनुष्य इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब 97% के बाद जो है जो 3% के आसपास का जल बचता है, वह जल कहाँ कहाँ है, तो बर्फ के रूप में, हिमनद के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, नदियों में जो जल है उसके रूप में, ये सारे हैं। ठीक है,
बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर अलवण जल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है जो मनुष्य इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि मनुष्य नीले ग्रह में रहते हुए भी जल के कमी को महसूस करते हैं या जल की समस्या यहाँ बनी रहती है। कहने का अर्थ है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं जहाँ का पृथ्वी पर 71% पानी है, फिर भी हमें पानी की कमी है। इसका कारण यह है कि सबसे पहले तो लगभग 97% से ज्यादा पानी महासागर में है, वह पानी खारा है, उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते। जो 3% पानी है भी, वह पानी भी क्या है, हिम के रूप में, बर्फ के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, इन सब के रूप में पाया जाता है, नदियों के रूप में पाया जाता है। बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके महासागर के विषय में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं ऊपर चित्र में, और ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। एक इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि महासागरीय जो जल होता है हमेशा गतिशील होता है। यह गति किस माध्यम से करेगा? तरंग के माध्यम से। महासागर में हमेशा तरंग उठते रहता है। यह क्या है? महासागर का एक गति है, उसके जल का एक गति है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा आपने जो है सुना होगा कि जो है महासागरों में ज्वार भाटा उठता है। यह क्या है? महासागर के जल का एक गति है। फिर महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं के विषय में आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये तीनों जो है महासागर के जल का गतिशील होने का एक कारण है, महासागर के जल का गति है। ठीक है। बड़े से छोटे के आधार पे यहाँ पे महासागर का नाम दिया जा रहा है। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। अब एक एक करके इन सभी के विषय में पढ़ते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। सबसे पहले प्रशांत महासागर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जैसे पृथ्वी के स्थल भाग के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि एशिया लगभग 1/3 जो है भाग को कवर करता है, वैसे ही प्रशांत महासागर भी जलीय भाग के लगभग 1/3 भाग को कवर करता है। फिर हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि मेरियाना गर्त, जो कि पृथ्वी की सबसे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, आप चित्र को देखेंगे तो पता चलेगा। आइए देखते हैं। चलिए, ये रहा अपना चित्र, देखिए। फिर से वैसे ही हम लोग पढ़ते जाते हैं और चित्र में ही कोशिश करेंगे समझते जाने का। देखिए, ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है दोनों तरफ से आप देखिए, प्रशांत महासागर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप देखेंगे लगभग गोलाकार है, आधा भाग यहाँ, आधा भाग यहाँ। तो प्रशांत महासागर को लगभग गोलाकार बताया जा रहा है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। देखिए, एशिया, यहाँ पे एशिया है इसके, फिर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। चूंकि पृथ्वी गोलाकार है तो आप गोला को मिला दीजिए तो ये वाला भाग और ये वाला भाग इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से महाद्वीप हैं? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है। अगला हम लोग अटलांटिक महासागर के विषय में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है अटलांटिक महासागर। बताया जा रहा है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यानी प्रशांत महासागर के बाद इसका ही स्थान आता है। और यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। देख रहे हैं आप, एस अक्षर मैंने पहले ही बना दिया। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। देखिए, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका है। देखिए, पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका। समझ पा रहे हैं अटलांटिक महासागर को? चलिए, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ बताया जा रहा है कि अटलांटिक महासागर का जो तट है बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित कहने का मतलब, अब यहाँ का जो तट होगा ये सब, ये बहुत अधिक कटा फटा तट है। अब ऐसे कटा फटा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ बहुत अधिक पोताश्रय बनाए जाते हैं, पतन बनाए जाते हैं, जहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि जहाज जाके ठहरता है, व्यापार वहां से बहुत अधिक होता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे ऐसे बताएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग हिंद महासागर के विषय में पढ़ते हैं। यह है हिंद महासागर का क्षेत्र। कहा जा रहा है हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी कि हिंदुस्तान, भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ये देखिए, आकार को ऐसे आप देखिए, लगभग त्रिभुजाकार दिखाई देगा हिंद महासागर। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है। देखिए, उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और फिर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। हिंद महासागर के विषय में आप लोग समझ गए। अब हम लोग दक्षिणी महासागर के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, यह है दक्षिणी महासागर। कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से यह घेरता है। आप तो देख ही पा रहे हैं कि यह अंटार्कटिका है और इसे दक्षिणी महासागर चारों ओर से घेर रहा है।
यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह है 60 डिग्री, तो लगभग यहाँ तक जो है इसका फैलाव है। अब इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हिंद महासागर होगा, यहाँ से ये सारा भाग जो है अटलांटिक का होगा, फिर इसके ऊपर का भाग प्रशांत महासागर का होगा। तो ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये सब दक्षिणी महासागर का भाग है। अब हम लोग अंतिम महासागर आर्कटिक महासागर के विषय में पढ़ते हैं। आर्कटिक महासागर ऊपर है, बताया जा रहा है कि उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त का मतलब हो गया 63.5 डिग्री के ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम लोग उत्तर ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। तो उसी में स्थित है आर्कटिक महासागर, आप इसे यहाँ देख पा रहे हैं। यह उत्तर ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है। जैसे दक्षिणी महासागर दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ फैला था, वैसे ही आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। यह प्रशांत महासागर यहाँ तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर इससे हो सकता है कि कहीं पे मिल रहा हो, और उस जो है जल संधि को बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जहां मिल रहे हैं उसे हम लोग बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने पाक जल संधि के विषय में पढ़ा, जो भारत और श्रीलंका के बीच है। हम लोग जो है पनामा स्थल संधि के विषय में पढ़े हैं, जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। हम लोग अब बेरिंग जल संधि के विषय में पढ़ रहे हैं, जो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर के विषय में बताया जा रहा है कि उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों, देख रहे हैं ये उत्तरी तट है तो इससे घिरा है, और साथ ही यूरेशिया का जो जगह है, यूरोप और एशिया वाला जो जगह है, उससे घिरा हुआ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था महासागर के विषय में। अब इस चित्र का काम समाप्त हो चुका है। आप लोग खुद भी पढ़े तो हमेशा चित्र को देख देख के बुक को पढ़े, इससे अच्छी समझ बनेगी, मैप पर आपका कमांड बनेगा और जल्दी आप चीजों को समझ पाएंगे। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं वायुमंडल के विषय में। आइए वायुमंडल के विषय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक गैस का परत है, यानी कि पृथ्वी चारों तरफ से गैस के परत से घिरी हुई है। इसे ही हम लोग वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि वायु की जो यह पतली परत है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है अपने इस ग्रह का, अपने पृथ्वी का, क्योंकि हमें वायु से ही क्या होता है, हम लोग वायु से सांस लेते हैं। वायु का जो ये परत है वायुमंडल में सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं उससे बचाने का भी काम करता है। तो ये सभी काम इसका है। लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह वायुमंडल फैला हुआ है, यानी कि पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। और फिर क्या होता है कि इसे अलग अलग परतों में बांटा गया है। अब परत का नाम हम लोग यहाँ जो है चित्र में देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, उसके अगले परत को कहते हैं समताप मंडल, उसके अगले परत को कहते हैं मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल होता है और उसके बाद बहिर्मंडल होता है। इस प्रकार से 5 जो है अलग अलग स्तरों पर अलग अलग परत में जो है वायुमंडल को बांटा गया है, जिसे आप लोगों ने चित्र में देखा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वायुमंडल के विषय में बताया जा रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। इसमें जो है नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और बाकी जो गैस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सब जो है 1% की मात्रा में उपस्थित होते हैं। अक्सर आपसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा जो है नाइट्रोजन के विषय में कितना प्रतिशत है, तो 78%, ऑक्सीजन कितना है तो 21% है। अब देखिए इतना ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्यों है। ऑक्सीजन के विषय में आप जानते हैं जो ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं, तो इसलिए यह जरूरी है। नाइट्रोजन भी बहुत जरूरत की चीज है। नाइट्रोजन जो है प्राणियों के वृद्धि के लिए या पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए बहुत ही जरूरत का चीज है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की क्या जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने अंदर लेते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का काम है कि पृथ्वी पर जो है उष्मा को बरकरार रखता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, यह पृथ्वी है, सूर्य का प्रकाश और उष्मा जैसे पृथ्वी पर आ रहा है वैसे ही यह लौट भी जाता है। लेकिन जब यह पृथ्वी पर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम है कि उसको पृथ्वी पर रोक लेना, इतने मात्रा को रोक लेना जितना कि पृथ्वी को गर्म होने के लिए जरूरत है। यानी कि हम लोगों को जितनी गर्मी चाहिए उतनी गर्मी को कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर रोक लेता है, बाकी गर्मी को वापस जाने देता है, रिफ्लेक्ट होने देता है। अब क्या होता है, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ जाती है तो यह वहां से सूर्य से आने वाले बहुत अधिक उष्मा को पृथ्वी पर रोक लेता है और पृथ्वी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। और इसी स्थिति को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के
रूप में जानते हैं या समझते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट मुझे याद आ गया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूं, ये दिया भी हुआ है। अगला इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वायुमंडल के घनत्वों में भिन्नता आती है, जो है वायुमंडल के घनत्व बदलने लगते हैं। समुद्र तल पर सबसे ज्यादा जो है घनत्व होता है वायु का, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तेजी से यह घटता जाता है। कहने का मतलब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वायु जो है इतने अधिक मात्रा में आपको नहीं मिल पाएगा, और यही कारण है कि जब पर्वत पर लोग चढ़ते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, वो ऊपर जैसे जैसे जाते हैं उनको सांस लेने में परेशानी होती है, ऑक्सीजन की उतनी मात्रा उनको नहीं मिल पाती है, इसलिए वो अपने साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि सांस लेने में जब परेशानी हो तो हम सांस ले सके ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से। ठीक है, चलिए उसके बाद बताया जाता है कि तापमान का भी यही बात है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, परिवेश जो है ठंडा होते जाता है, इसलिए पहाड़ों पर ऊपर आप देखेंगे हिमालय पर क्या है, एकदम बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल बर्फ जमा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव भी डालता है, यानी वायुमंडल का दबाव हमेशा पृथ्वी पर रहता है, और यह दबाव हर जगह एक स्थान नहीं है, एक जैसा नहीं है। किसी स्थान पर वायु का दबाव अधिक है, किसी स्थान पर वायु का दबाव कम है, और फिर वायु जो है उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहता है। मान लीजिए इस स्थान पर अगर वायु का दबाव बहुत अधिक है, 90% है, और इस स्थान पे जो है सिर्फ 20% है, तो वायु क्या करेगा, यहाँ से यहाँ बहेगा। वह चाहेगा कि इन दोनों स्थान को बराबर वायु दाब वाला बना दे, और इसी बहने की प्रक्रिया को, जब वायु उच्च से निम्न की ओर बहता है, तो हम पवन कहते हैं। ठीक है, ये भी आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब अगला है जीवमंडल। जीवमंडल आप सभी जानते हैं कि स्थल, जल और हवा जब दोनों जो है एक सीमित रूप में मिल जाते हैं, जिस जो है एरिया का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग जीवमंडल के नाम से जानते हैं। जीवमंडल ही ऐसा भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है, जहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधे आराम से विकसित होते हैं, अपना जीवन जीते हैं। कहा जा रहा है कि मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा वायुमंडल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए जल की भी आवश्यकता है सबको, पृथ्वी की भी आवश्यकता है यानी कि जमीन की आवश्यकता है, और साथ ही वायु की भी आवश्यकता है। तो ये तीनों मंडल जो मिलते हैं तो इन्हें हम लोग जीव मंडल के नाम से, बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक चित्र यहाँ दिखाया जा रहा है बहुत ही अच्छा, देखिए कैसे यहाँ पर जो है वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों एक दूसरे से मिले हैं, तो जीवन का निर्माण हुआ है, कैसे सभी लोग यहाँ रह रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु या मनुष्य जो भी। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत और पादप जगत के रूप में, फ्लोरा एंड फौना के रूप में बांटा जाता है, ये आप सभी जानते ही हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल जब आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को यह किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, यह बात बहुत ही सही कहा गया है। जैसे अगर वायुमंडल में क्या हो जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है, तो पृथ्वी गर्म हो जा रहा है, फिर इससे कौन अफेक्ट हो रहा है, हम सभी अफेक्ट हो रहे हैं। तो किसी न किसी प्रकार से ये तीनों मंडल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और किसी एक का संतुलन बिगड़ेगा तो दूसरे भी प्रभावित होंगे, या जीव जगत या जंतु जगत या पादप जगत जो हैं वे सभी भी प्रभावित होंगे। ये सारी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। ठीक है, अगला अब जो है अंतिम हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं, चूंकि बहुत ही बड़ी वीडियो बन चुकी है, यह इन्फॉर्मेशन ही इतना अधिक था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बताया जा रहा है कि उद्योगों से, तापीय विद्युत संयंत्रों से या गाड़ियों से जो पदार्थ वायु जो निकलता है, प्रदूषित वायु, वह क्या करता है कि हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो मैंने पहले ही समझाया कि क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य से जितनी अधिक उष्मा आएगी कार्बन डाइऑक्साइड उन सब को रोक लेगा, उतने उष्मा की जरूरत है नहीं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जो है हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के विषय में जानते हैं, भूमंडलीय तापन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को सही रखने के लिए जरूरत है कि हर चीज का सीमित रूप में संतुलन से उपयोग किया जाए, ताकि कुछ भी कहीं किसी को नुकसान ना हो। आइए प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं, वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो गया है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के 4 प्रमुख जो है परिमंडल के विषय में बताइए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, इन सब के विषय में चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। अगला है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। मैंने एक क्रम में बताया है, बढ़ते से घटते के क्रम में। अगला है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा था ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यह पूरी तरह से जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का भी अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला है,
वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो हम लोगों ने देखा था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन 5